अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पर मैं एनालिसिस करने जा रहा हूँ, आप सब उससे बाखूबी वाक़फ़ हैं। आज इस दुनिया को एक ऐसी नागहानी आफ़त ने जो है वो झंझोड़ के रख दिया है कि जिसने पूरी दुनिया को अफ़ेक्ट किया हुआ है, और इसके जो अफ़ेक्ट्स हैं वो इतने भयानक हो सकते हैं जिनको समझना और फिर उनको समझकर आप बुनियादी तौर पर कौन सी पॉलिसी या कौन सी हिकमतें अपनी अडॉप्ट करेंगे या हमें करनी चाहिए। बीइंग इकोनॉमिस्ट आज हम थोड़ा सा उसका तज्ज़िया करेंगे। तो हाँ जी, मैं कोविड-19 की बात कर रहा हूँ। आज पूरी दुनिया जो है इस एक नागहानी आफ़त से जो है वो लड़ रही है, और अभी कोई एक्सपेक्ट नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, कोई प्रेडिक्शंस नहीं है कि कब तक जो है वो हम इस नागहानी आफ़त से जो है वो दो चार रहेंगे। इसकी बेसिस के ऊपर जब ये ओवरकम होगी तो हमें कौन सी इकनॉमिक स्ट्रेटजीज़ या कौन सी इकनॉमिक पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि इसके जो असरात हैं उनको किसी हद तक कम किया जा सके या उनसे जो है वो हम जीत सकें, इनके असरात को जो है हम ओवरकम कर सकें। तो सबसे पहले असरात को ख़त्म करने के लिए हमें ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि आया ये जो असरात रूनुमा होंगे ये किस नौइयत के होंगे, और ये असरात किस तरह से हमारे हर इंडिविजुअल की जो ज़िंदगी है उसको मुतासर कर सकते हैं, एक रूटीन लाइफ को मुतासर कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कोविड-19 के जो असरात हैं उनको 3 कैटेगरीज़ के अंदर कैटेगराइज़ करूँगा, ठीक है। और फिर उस 3 कैटेगरीज़ को जो है वो हम जो है स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे, और फिर हम आखिर में एक ऐसी पॉलिसी इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी पॉलिसी मुरतब करेंगे जो कि शायद मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे अकॉर्डिंगली जो है किसी हद तक इफ़ेक्टिव हो सकती है, या हम किस तरह से उन असरात को ओवरकम करके या उससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं। तो कौन सी पॉलिसीज़ हम बना सकते हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इकोनॉमिकली कोविड-19 जो है हमारी ज़िंदगी पर किस तरह से मुतासर होगी। इकोनॉमिकली आप देखें कि जिस तरह से सबसे पहला जो हमें मसला फेस करना पड़ेगा वो है ग्लोबल रिसेशन। आप जानते हैं, आप ख़ुद इस मुल्क के बाशिंदे हैं जहां पर लॉकडाउन की सूरत हाल से आप दो चार हैं, तो जिसमें बिज़नेस एक्टिविटीज़ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद हो चुकी हुई हैं, ठीक है। और ये सिर्फ़ किसी एक मुल्क का हाल नहीं है, इस वक्त ये पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बिज़नेस के हालात और एंटरप्रेन्योरशिप के हालात यही हैं कि आपकी पूरी दुनिया इस वक्त लॉकडाउन का शिकार है, जिसकी बेसिस के ऊपर ग्लोबल रिसेशन जो है वो हमें फ़ेस करना पड़ेगा। रिसेशन बेसिकली इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझा दूं, रिसेशन एक ऐसी इकोनॉमिक सूरत हाल है जिसके अंदर कारोबारी एक्टिविटीज़ जो है वो बिल्कुल जो है नापैद होती हैं, प्रॉफिट रेशो बहुत कम होती है, इन्वेस्टर्स के मोराल बहुत लो होते हैं, बेरोज़गारी इंतहा की होती है, पावर्टी बेइंतहा की होती है, लिविंग स्टैंडर्ड डाउन हो रहा होता है लोगों का। तो वो जो एक इकोनॉमिक कंडीशन है उसको रिसेशन कहते हैं। तो ग्लोबल रिसेशन इसका मतलब ये है कि पूरी दुनिया के अंदर हालात कुछ ऐसे ही होने वाले हैं कि हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो रिसेशन की होगी। और ये रिसेशन कितनी देर तक रहेगा इसके बारे में भी अभी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वैक्सीन जो है वो दरियाफ़्त नहीं हो जाती या नहीं बना ली जाती, तब तक हम इसको प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकते कि हमें कब तक इस बीमारी से या इस नागहानी आफ़त से जो है वो दो चार रहना पड़ेगा। तो ग्लोबल रिसेशन ये एक जो है वो। दूसरा बैंकरप्सी, जब बिज़नेस नहीं है, इंडस्ट्रीज़ जो हैं फलाह बर्बाद हुई हुई हैं। आप ये देखें कि इंडस्ट्रीज़ का जब बिज़नेस ही नहीं है तो डेफ़िनेटली वो अपने अखराजात कहाँ से पूरा करेंगे, उनके जो लोन्स हैं उनके ऊपर जो लाइबिलिटीज़ हैं वो उनको कैसे पे ऑफ करेंगे। तो बैंकरप्सी जो है ये बहुत सारी हमें देखने को मिलेगी, बहुत सारी जो है इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बंद हो जाएंगी, होना शुरू हो गई हैं। तो ये भी एक अच्छा खासा रिसेशन जो है वो हमें देखना पड़ेगा कि बैंकरप्सी जो है वो भी एक इसका फैक्टर हमें जो है वो फेस करना पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट ये भी इकोनॉमिक फैक्टर है। आप देखें कि एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 25 मिलियन अफराद ऐसे हैं जो डेली बेसिस वर्कर हैं,
डेली बेसिस के ऊपर काम करते हैं। मुकम्मल लॉकडाउन की सूरत हाल के अंदर ये 25 मिलियन जो लोग हैं जो डेली वेजेस के ऊपर काम कर रहे हैं, वो घरों में बैठे हैं, उनको किसी तरफ से किसी भी तरह की कोई इनकम जो है वो हासिल नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब उनको इनकम हासिल नहीं हो रही तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी जो है वो बेतहाशा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। और यही हाल पूरी दुनिया के अंदर है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है पूरी दुनिया के अंदर जो है हमें वो देखने को मिलेगी। करोड़ों की तादाद में जो है वो लोग क्या होंगे, बिलियंस की तादाद में लोग बेरोज़गार होंगे। ठीक है, इसी तरह से एक और हमें जो इसके अंदर हर्डल और इफेक्ट हमें नज़र आता है वो है इंटरनेशनल ट्रेड। जिस तरह चाइना के अंदर लॉकडाउन हुआ तो उन्होंने अपनी हदूद के अंदर मूवमेंट जो है इन और आउट की मूवमेंट जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद होगी। और इस वक्त ये कंडीशन पूरी दुनिया के अंदर जो है हमें देखने को मिलती है कि इस वक्त पूरी दुनिया लॉकडाउन का शिकार है और एक मुल्क से दूसरे मुल्क के अंदर मूवमेंट जो है वो क्या हो गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गई है। इट्स मीन दैट जब मोबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, ट्रेड नहीं है, तो पूरी दुनिया जो है वो सिमट कर हम जो है वो क्लेम करते थे द वर्ल्ड इज़ अ ग्लोबल विलेज। तो इस वक्त सूरत हाल जो है हमें अपोज नज़र आ रही है। ठीक है, मर्जिंग जो एक मार्केटिंग जो मर्ज होती थी और उसकी बेस के ऊपर वो बिज़नेस करती थी, तो वो एक बहुत बड़ी हर्डल जो है वो हमें फ़ेस करनी पड़ रही है इस लॉकडाउन की वजह से। और इस मूवमेंट की वजह से हर मुल्क ने अपने आप को अपने मुल्क तक ही महदूद कर लिया है। तो ये भी एक प्रॉब्लम जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये बेसिकली वो प्रॉब्लम्स हैं जो इकोनॉमिकली हमें फ़ेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, इनके असरात हम पर रूनुमा होंगे, हमारे इंडिविजुअल्स के ऊपर रूनुमा होंगे। अब ज़रा मैं इसकी थोड़ी सी पॉलिसी, हम इसको पॉलिसी वाइज अगर हम देखें, एनालिसिस करें कि आया ये जो सिचुएशंस हम इकोनॉमिकली फ़ेस कर रहे हैं हम इनसे किस तरह से लड़ सकते हैं, किस तरह से हम इसको देखें जी। हम ये बेसिकली हमें इकोनॉमिक से पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये जानते हैं कि जब भी इस तरह की सिचुएशन है, जिस तरह से ग्रेट डिप्रेशन जो था उसके बाद भी इकोनॉमीज़ जो है वो किसी तरह से इमर्जिंग मार्केटिंग के थ्रू और डिफरेंट पॉलिसीज़ के थ्रू एक दफ़ा स्टेबल हुई, तो लेकिन वो एक स्पेसिफाइड हिस्सा था दुनिया का। इस वक्त पूरी दुनिया इस जो वबा का जो है वो शिकार हुई है। तो इससे हमने बेहतर अपने आप के अंदर बेहतरी लानी है। तो डेफ़िनेटली एक मुश्किल टास्क है, इकोनॉमिस्ट को मिल बैठ के बहुत ज़्यादा पॉलिसीज़ मुरतब करनी होंगी। सबसे पहली जो पॉलिसी मुझे लगती है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे नॉलेज के मुताबिक, कि आपको अपनी इंडस्ट्रीज़ की पॉलिसीज़ को रीडिफ़ाइन करना पड़ेगा। रीडिफ़ाइन करने से मतलब ये है कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं आपको ये देखना पड़ेगा कि आपने किस इंडस्ट्री को ज़्यादा सपोर्ट करना है, किस इंडस्ट्री के लिए आपने ज़्यादा सहूलियात प्रोवाइड करनी है। ठीक है, बीइंग ए स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यू हैव टू फोकस ऑन द स्पेसिफिक एरिया। जो बेसिक नीड्स हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात है लोगों की, उधर आपने क्या करना है, आपने उधर ज़्यादा फोकस करना है अपने एरिया को। आपने प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज़ की तरफ आना है, उधर इन्वेस्टमेंट करनी है आपने, उधर जो है लोगों की ज़रूरियात को पूरा करना है। तो एक चीज़ तो मुझे ये नज़र आती है कि आपने अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, ठीक है जी, उन पॉलिसीज़ में ये भी आता है कि आपने कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जिनको आपने सब्सिडाइज़ करना है, कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको आपने टैक्स रिलीफ देना है। ठीक है, टैक्स रिलीफ दें, आप सब्सिडी दें, और उन जो बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जो बुनियादी ज़रूरियात की इंडस्ट्रीज़, वो इंडस्ट्री जो बुनियादी ज़रूरियात की ज़िंदगी प्रोवाइड कर रही हैं लोगों को, आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको फेवर करें। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें ये चीज़ समझ आती है कि हम अपनी पॉलिसीज़ को रीडिफ़ाइन करें, और उसकी रीडिफ़ाइन करने के बाद आप उसी तरह से उनको असिस्ट करें, फाइनेंशियल सपोर्ट्स दें। ठीक हो गया। जब आप फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे तो डेफ़िनेटली फिर जो है इंडस्ट्रीज़ किसी हद तक अपने जो है वो कदमों पे खड़ा होना शुरू हो जाएंगी और कुछ ना कुछ वर्कआउट करना शुरू कर देंगी। ठीक हो गया। इसी तरह से जब भी आपने जो ग्रेट डिप्रेशन 1930 का था उससे भी निकलने के लिए बहुत सारे ममालिक ने सबसे पहले जो हमें चीज़ रिक्वायर्ड होती है अपने रिवाइवल के लिए, वो है सस्टेनेबल ग्रोथ। सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, आपको पॉलिसीज़ चाहिए,
आपको डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ चाहिए ताकि आप अपने जो गोल्स हैं, आप रिवाइवल के जो गोल्स हैं, आप सस्टेनेबल ग्रोथ है उसको क्या कर लें, हासिल कर लें। उसमें डेफिनेटली आपने अपनी इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियल सपोर्ट फ्राहम करनी है। वो किस सेंस में कर सकते हैं? देखें जी, पूरी दुनिया अब इस वक्त इंडस्ट्रीज़ इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने वर्कर्स को सैलरीज़ दे सकें, वेजेस पे कर सकें। तो उसके लिए फिर आप गवर्नमेंट क्या रोल अदा कर सकती है? गवर्नमेंट ये रोल अदा कर सकती है कि उनसे वेज शेयरिंग जो है कोई स्कीम मुतारफ़ करा दी जाए, जिसमें इंडस्ट्रीज़ के मालकान और गवर्नमेंट जो है वो किसी तरह से फंडिंग करके, सब्सिडी दे के, और वो किसी तरह से इस बर्डन को क्या कर सके, कम कर सके, ताकि इंडस्ट्रियलिस्ट है, ताकि आपका जो कारोबारी है, जो आपका फैक्ट्री का ऑनर है, वो तमाम तर बर्डन को बर्डनाइज ना समझे और काम को जो है वो पॉजिटिवली और ज़िम्मेदारी के साथ जो है वो चलाने के लिए जो है रज़ामंद हो जाए। ठीक है, तो ये एक फैक्टर्स हो सकता है कि इसी तरह से गवर्नमेंट जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके, कैटेगराइज कर ले, इंडस्ट्रीज़ को कैटेगराइज कर ले, जिस इंडस्ट्री की ज़्यादा बुनियादी ज़रूरत है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करे। फिर जब मैं समझता हूँ कि इस जो सूरत हाल के अंदर है, प्राइमरी सेक्टर जो है वो बहुत अहम किरदार अदा कर सकता है। प्राइमरी सेक्टर जो है वो बेसिकली वही सेक्टर है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है इंडस्ट्रीज़ को, और इनिशिएट जो होती है किसी भी इकोनॉमी की जो कंडीशंस हैं जो वो डेफिनेटली प्राइमरी सेक्टर से होती हैं। इस वक्त जब तमाम तर फैक्ट्रीज़ के अंदर, तमाम तर इंडस्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन नील है, तो जो आपकी प्राइमरी सेक्टर है वो किसी ना किसी तरीके से सहारा दे सकती है, बूस्टअप कर सकती है आपकी सेकेंडरी इंडस्ट्री को। ठीक है, एक सिचुएशन मुझे ये भी नज़र आती है कि देखें, हमें इस वक्त पता है कि पूरी दुनिया के अंदर प्रोडक्शन नहीं है, लोग बेरोज़गार हैं। तो क्या होगा? डेफिनेटली जैसे ही हालात नॉर्मलाइज होंगे, सबसे पहला क्या होगा कि जो कारोबार ओपन होंगे, जो कारोबार वापस से अपने रीओपन होगी इकोनॉमी, तो क्या होगा कि प्रोडक्शन की एक भरमार होना शुरू हो जाएगी, जिससे अनसोल्ड स्टॉक क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि ज़ाहिर है जो फैक्ट्रियां बंद हैं वो किसी ना किसी तरह से प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करेंगी, लेकिन अब उस प्रोडक्शन को मीट करने के लिए जो कंज्यूमर है उसके पास इतने पैसे नहीं है, उसकी परचेजिंग पावर नहीं है, क्योंकि वो बेरोज़गार हो चुका हुआ है। जब वो बेरोज़गार हो चुका हुआ है, इट्स मीन दैट वो डिमांड नहीं कर सकेगा, चीज़ों को नहीं कर सकेगा, तो चीज़ें अनसोल्ड रहना शुरू हो जाएंगी। तो एक दफ़ा फिर आप जो है वो रिसेशन की तरफ चले जाएंगे, प्रॉफिट मार्जिन नहीं होगा, लोग कम प्राइसेस के ऊपर चीज़ें परचेज करना चाहेंगे क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर नहीं होगी। तो इसलिए वहाँ पर भी हमें स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो पॉलिसी मुरतब करनी चाहिए कि हमें कितनी प्रोडक्शन जो है मार्केट के अंदर देनी चाहिए ताकि वो डिमांड को मीट कर सके। ठीक है, ये किस तरह से? फिर गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का बड़ा अहम किरदार है। जो गवर्नमेंट फिजिकल पॉलिसी बनाती है उसके अंदर गवर्नमेंट देखे कि उसने एक्सपेंडिचर, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की मद के अंदर है, वो सेक्टर डिवाइड करने हैं कि किस सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट को जो है वो पब्लिक एक्सपेंडिचर खुलकर करने चाहिए। ठीक है, जब गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि वो रोज़गार हासिल कर सकें, और इस तरह से उनका वे ऑफ अर्निंग जो है वो एक बन जाता है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो है यानी कि परचेजिंग पावर की कैटेगरी में आना शुरू कर देते हैं और डिमांड को रेज़ करते हैं। तो एग्रीगेट डिमांड को रेज़ किस तरह से करना है, गवर्नमेंट इसके लिए भी पॉलिसीज़ मुरतब करे। इसके लिए भी इकोनॉमिस्ट को सोचना पड़ेगा कि जी हमने इकोनॉमिक्स की जो डिमांड है उसको, प्रोडक्ट्स की जो डिमांड है उसको किस तरह से रेज़ करना है। ठीक हो गया जी। तो ये भी एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। गवर्नमेंट जो स्टेट बैंक मॉनेटरी पॉलिसी बनाना है उसने भी अपने इंटरेस्ट रेट को डेफिनेटली रिड्यूस करना है किसी तरीके से, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड किए जा सकें और लोग उससे जो है वो नई एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आ सकें, नई कंपनीज़ की तरफ आ सकें और नए जो है नए रिसोर्सेज इन्वेस्टमेंट के तलाश कर सकें। क्योंकि आपको अब ये ज़रूरत भी पेश आनी पड़ेगी, जब आपके इंडस्ट्री कुछ हद तक रिवाइवल हो जाएगी तो फिर आपको नए एरियाज़ ढूंढने पड़ेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए, ताकि वहाँ इन्वेस्टमेंट करके आप किसी तरीके से अपनी इकोनॉमी को बचा सकें, अपनी इकोनॉमी को जो है कदमों पे खड़ा कर सकें। तो ये बेसिकली जो है इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे जो ये हालात नज़र आ रहे हैं इस कोविड-19 के जो असरात हैं। इसी तरह से अगर मैं सोशली बात करूँ तो डेफिनेटली सोशली भी ये कोविड-19 जो है वो काफ़ी बुरे असरात जो है वो हम पर छोड़ेगा। उसके अंदर सबसे पहला जो है पॉवर्टी, वर्ल्ड बैंक की एक अंदाजे के मुताबिक इस साल तकरीबन 60 मिलियन लोग जो हैं वो पॉवर्टी की लाइन से नीचे आ जाएं।
नीचे आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि गुर्बत में इजाफ़ा हो जाएगा, 60 मिलियन लोग जो हैं आपके जो हैं वो पावर्टी का शिकार हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से आपकी अगर ये देखें कि इससे एक और इम्पैक्ट पड़ेगा, एंग्जाइटी आएगी पब्लिक के अंदर। लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, ठीक है, बेरोज़गार हो रहे हैं तो डेफिनेटली क्या है कि फ्रस्ट्रेटेड हैं, बेचैन हैं, रोज़गार नहीं है, ज़रूरत ज़िंदगी के लिए जो है वो तरस रहे हैं, तो डेफ़िनेटली इससे क्या होगा, एंग्जाइटी आएगी। फिर तीसरा एक फैक्टर जो हमें नज़र आता है वो ये है कि लोग इस वक्त खौफ का शिकार हैं, ठीक है। जब ये नहीं जानते हैं कि हमने कब इस सिचुएशन से निकलना है, फ्रस्ट्रेटेड है, आइसोलेशन में पड़े हुए हैं, ठीक है, अपने जज्बात को नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, अपने दर्द किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, फैमिलीज़ के अंदर इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। यूएसए के अंदर इस वक्त जो है वो ख़ुदकशी करने की जो रेशो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हुई है, सिर्फ इस खौफ और इस आइसोलेशन के डर की वजह से। तो ये भी एक फैक्टर जो है सोशली हमें नज़र आता है कोविड-19 का, ठीक है। अब एक और इसके एक पॉजिटिव, कोविड-19 का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये अगर हम देखें, पॉजिटिव तो नहीं कहूँगा मैं, डेफिनेटली अगर हम उसे किसी और तरीके से जो है ओवरकम करते तो वो हमारे लिए फ्रूटफुल था। तो ये तो हमारे लिए जो बेसिकली हर तरह से जो है वो एक ऐसा अजाब समझ लें कि हमारे ऊपर जो है नागानी आफत है, जिसको हम ज़िंदगी में कभी भी दोबारा कभी ना फेस नहीं करना चाहेंगे, डेफिनेटली कभी नहीं करना चाहेंगे। ये जो हमारे पास हमारी जो नागानी आफत जो हम पर मुसल्लत हो गई है, ये है कि जी पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन होने की वजह से इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, ट्रैफिक का पहिया जाम है। सो दैट इज़ वाई जो ग्लोबल एमिशन है गैस की, एमिशन मतलब जो गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन जो हमारे माहौल को आलूदा कर रही थी, आलूदगी के अंदर थोड़ी कमी आ गई है इस लॉकडाउन की वजह से, ठीक है। ये एक इफ़ेक्ट जो है हमें जो यहाँ पर हमें नज़र आया है। 8% जो है एमिशन के अंदर कमी, एक अंदाजे के मुताबिक स्टडी है कि 8% जो है गैस एमिशन, ग्लोबल एमिशन इसको हम एक स्पेसिफाइड टर्म देते हैं एनवायरनमेंट के ज़मरे के अंदर, तो वो रिड्यूस कर जाएगी। लेकिन अगर ये गिरती रही तो ये भी नुकसानदेह है हमारे लिए, ठीक है। इसको भी हमें एक स्टेबल कंडीशन के अंदर रखना होता है, एक एनवायरनमेंट को, एटमॉस्फेयर को एक स्टेबल कंडीशन के अंदर रखना होता है। ये जितनी ज़्यादा गिरेगी उतना ही ज़्यादा नुकसान जो है वो देगी, और इसी तरह से जितनी ज़्यादा इंक्रीज़ करेगी उतना ही ज़्यादा भी हमें नुकसान होगा। तो इसकी एक स्टेबिलिटी जो है वो डेफिनेटली होनी चाहिए। तो एक इफ़ेक्ट हमें इकोनॉमिकली ये भी अपना सोशली ये भी नज़र आता है। बात अगर हम करें तीसरी कैटेगरी की बात करें, ठीक है, इकोनॉमिकली हमने डिस्कस कर ली, सोशली क्या इम्पेक्ट पड़ सकते हैं वो डिस्कस कर लिया। अब हम आते हैं ज़रा टेक्नोलॉजी का क्या किरदार है इस सारे सिनेरियो में, और ये किस तरह से हमें आगे हेल्प आउट करेगी, ठीक है। देखिए जी, टेक्नोलॉजी जो है, अगर हम टेक्नोलॉजी को देखें तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर टेक्नोलॉजी और ह्यूमन का आपस में रिलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका हुआ है। आपकी ऑनलाइन शॉपिंग्स हो रही हैं, ऑनलाइन आपकी स्टडी आ गई है, टेक्नोलॉजी ने आपकी जो है इस वक्त पेंसिलिन दरियाफ्त हो रही है, तो डेफिनेटली वो भी टेक्नोलॉजी जो है उस टेक्नोलॉजी से हेल्प आउट ली जा रही है उसके हवाले से। तो इट्स मीन दैट कि हर तरीके से जो है वो एक इन्वॉल्व हो चुकी हुई है टेक्नोलॉजी। अब टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्व होने से हुआ क्या है कि टेक्नोलॉजी के इन्वॉल्व होने से एक प्रॉब्लम और क्रिएट होना शुरू हो गया। वो क्या है कि साइबर क्राइम बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। पॉसिबिलिटी है कि अब साइबर क्राइम बढ़ जाएगा। डेफिनेटली जब आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे तो फिर ऐसे सोर्सेज भी जनरेट होंगे कि जो इलीगली उस टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। हैकिंग होगी, हैकिंग जो है वो सॉफ्टवेयर्स को हैक किया जाएगा, इंफॉर्मेशन को हैक किया जाएगा। तो इस तरह से जो है वो भी टेक्नोलॉजी भी जो है टेक्नोलॉजी के अंदर ये हमें, हाँ, लेकिन ये है कि फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो टेक्नोलॉजी जो है वो मज़ीद जो है इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा बनेगी। हर चीज़ जो है वो मैनुअल होने के बावजूद टेक्नोलॉजी के ऊपर आएगी, ठीक है। तो ये एक खुशाइन बात है कि टेक्नोलॉजी जो है वो बेहतरीन। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट थे और उसके जो कंक्लूजन थे। टेक्नोलॉजी के अंदर अगर हमने इम्प्रूवमेंट करनी है तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी के अंदर इम्प्रूवमेंट करनी पड़े तो हमें सिक्योरिटीज़ के ऊपर जो है वो ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है मेरा ये एनालिसिस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ आया होगा, ठीक है। और सजेशन
अगर आपकी जितनी भी होंगी वो हाईली अप्रिशिएट की जाएंगी। ठीक है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर कोई कमेंट्स हैं तो वो जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।